अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूअर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 6 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हमें विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि विजयनगर साम्राज्य में कालक्रम के अनुसार किन राजवंशों ने शासन किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले संगम वंश, फिर सालुब वंश, फिर तुलुप वंश और फिर आर्यविदु वंश। तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट वंश को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है संगम वंश, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। प्रथम शासक हरिहर प्रथम बना। इसके संबंध में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिए, जो बुक्का प्रथम जब शासक बना तो उसने उपाधि धारण की वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। लिख लीजिए, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई बुक्का प्रथम के द्वारा। साथ में बुक्का प्रथम ने कुमार कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा और इसी परिप्रेक्ष्य में कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक पुस्तक लिखी या काव्य लिखा। याद रखेंगे। उसके बाद कौन शासक बनता है? उसके बाद शासक बनते हैं देवराज प्रथम। ठीक है, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और देवराज प्रथम के समय ही इटली के निकोलो कॉन्टी भारत भ्रमण पर आए थे और उन्होंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य में बहुविवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथा प्रचलित थी। ठीक है, देवराय प्रथम के बाद कौन बनते हैं नेक्स्ट शासक? देवराय द्वितीय। इन्होंने उपाधि धारण की थी इम्माणी देवाणी की। याद रखिएगा, देवराय द्वितीय ने जो उपाधि धारण की वह थी इम्माणी देवाणी। ठीक है, इसके समय पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिए क्या थे। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है, और जो देवराय द्वितीय है या इम्माणी देवाड़ी है, इन्हें एक अभिलेख में गजबेटकर भी कहा गया है। गजबेटकर अर्थात जो हाथियों को पराजित कर सकता है। इसके साथ अंतिम पॉइंट नोट करिए संगम वंश में। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने आत्महत्या कर ली थी 1485 ईस्वी में और फिर स्थापना होती है नए वंश की, जिसका नाम है सालुब वंश। ठीक है, तो सालुब वंश से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट ज़्यादा नहीं है, बस आप याद रखिएगा। सालुब नरसिंह ने सालुब वंश की स्थापना की थी और इसे प्रथम बलाहार कहा गया। नोट करिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सालुब नरसिंह के द्वारा। ठीक है, और इसको कहा गया इतिहास में प्रथम बलाहार। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है तुलुप वंश। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो नोट करने लायक है वो यह है कि इसका सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेव राय। तो आप जानते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, इससे संबंधित उपाधियां कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। नोट कर लीजिए, आंध्र भोज, यवन राज या अभिनव भोज। ठीक है, इसने दो नगरों की स्थापना मुख्य रूप से कराई थी, हासपेट नगर और नांगलपुर की। इसने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से प्रसिद्ध है हजारा मंदिर, विट्ठल भगवान का मंदिर और चिदम्बरम का मंदिर। क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट है आर्यविदु वंश। इससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना सफिशिएंट है, याद रखिएगा। स्थापना किसके द्वारा की गई है? तिरुमल के द्वारा। क्लियर हो गया। सबसे अधिक किस राजवंश का शासन रहा सबसे अधिक समय के लिए? तो याद रखिएगा संगम वंश का 150 वर्ष तक। सबसे कम अगर पूछा जाए तो वह सालुब वंश है, जिसकी स्थापना सालुब नरसिंह या नरसिंह सालुब के द्वारा की गई। 21 वर्ष के लिए इनका शासन रहा। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कई सारे विदेशियों ने यात्रा की, ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे। मोटा मोटा अभी देख चुके हैं। सबसे पहले आए निकोलो कॉन्टी। ये कहाँ के शासक थे? शासक नहीं, यात्री थे, इटली से आए थे। ठीक है, और किसके शासक के समय आए थे? देवराय प्रथम के समय पे आए थे। इन्होंने विजयनगर शहर का वर्णन किया, साथ में बताया कि यहाँ पर बहुविवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथा प्रचलित थी। उसके बाद आता है अब्दुल रजाक। ये फारसी यात्री था, ये देवराय द्वितीय के समय आया था। इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया था। ठीक है, फिर आता है बारबोसा। ये पुर्तगाली शासक, पुर्तगाली यात्री था। इसने कृष्णदेव राय के समय आया था। इसने सती प्रथा का वर्णन किया था। उसके बाद आता है डोमिंगो पायस। ये पुर्तगाली यात्री था, ये कृष्णदेव राय के समय पे आया था। इसने विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया था, विजयनगर को अद्भुत शहर बताया था। उसके बाद पुर्तगाली यात्री दूसरा आता है नूनेज। ये किसके समय आया? अच्युत देवराय के समय पर। इंपॉर्टेंट है, इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। फिर अंतिम रूप से आते हैं मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली सीजर फेडरिक। इसने तालीकोटा युद्ध के बाद ये भारत आया था। इसने विजयनगर का वर्णन किया था, बाद में नहीं आया था, कह सकते हैं। इसने अपनी आंखों से तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बर्बादी को देखा था। फिर आता है रूस का निकितन। ये कभी पूछा नहीं गया है लेकिन याद रख सकते हैं।
किसके समय पर आया था? मोहम्मद तृतीय के समय में इसने विजयनगर की असमानता का वर्णन किया था। क्लियर हो गया? तो जितना ज़रूरी था हमने विजयनगर साम्राज्य संबंधित सभी पॉइंट्स को पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं प्रमुख जो मत हैं और उनके प्रवर्तक हैं। ये कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए और रट लीजिए बिल्कुल। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य और शुद्ध द्वैतावाद के वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, भेदवाद के भास्कराचार्य, शैव विशिष्ट द्वैत के श्रीकंठ और अचिंत भेदवाद के बलदेव हैं। वीर शैव विशिष्ट द्वैत के श्रीपति हैं और अभिभागा द्वैत के विज्ञान भिक्षु हैं। तो जो लास्ट में न्यू दे रखे इनको आप छोड़ दीजिए, मुख्य रूप से आप पढ़ लीजिए अद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, उसके बाद पढ़ लीजिए विशिष्टाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, फिर द्वैताद्वैतवाद इंपॉर्टेंट है निम्बकाचार्य, और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। ठीक है, और एक और पढ़ लीजिए ये भेदवाद भास्कराचार्य। तो यहाँ तक जरूर पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं सिंह संप्रदाय के 10 महत्वपूर्ण गुरु। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नानक की। ये सिख धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। इनका काल आप देख सकते हैं 1469 से 1538 तक। फिर बनते हैं दूसरे अंगद, इनके गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का इन्हें जनक कहा जाता है। ठीक है, जो नानक थे वह अंगद के गुरु थे। ठीक है, और यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। 1538 से 1552 के बीच इनका काल है। फिर नेक्स्ट है आपके अमरदास। गुरु प्रसार हेतु इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया था। रामदास अमृतसर के संस्थापक इन्हें कहा जाता है, जिनका शासनकाल रहा 1574 से लेके 1581 तक। यानी इस समय पर शासक कौन थे? अगर मुगल शासक बोलें तो अकबर थे। फिर आते हैं अर्जुन दास। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के विद्रोही पुत्र का साथ देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन दास को फांसी दी थी। इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था और हरमिंदर साहिब का स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है आपका हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदलने का श्रेय हरगोविंद को ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हरराय। ये उन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था मुगलों के और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके हरिकृष्ण। हरिकृष्ण क्या था? इनका अल्प वयस्क में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है तेग बहादुर। औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी इन्होंने, चूँकि मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया था, साथ में इनके जो विद्रोही पुत्र थे उनका सपोर्ट भी किया था, इसलिए तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। सबसे अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा सेना का संगठन तथा धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन किया था। तो क्लियर हो गया। तो यही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अकबर कालीन महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका क्रम खूब पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1542 में अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में, याद रखिएगा। और जो बैरम खां था जो इनके संरक्षक थे अकबर के, इनका पतन कब हुआ? 1560 में। ठीक है, और जैसे ही बैरम खां का पतन होता है तो 1560 से लेके 1562 के बीच में जो अकबर होते हैं वो पूरी तरीके से प्रभाव में आ जाते हैं हरम दल के। हरम दल क्या था? जहाँ पर साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण स्त्रियाँ होती थी, जो राजा की पत्नियाँ होती थी, बेगम होती थी, वे सब कहाँ रहती थी? हरम दल में रहती थी। तो इनके प्रभाव में लगभग 2 वर्ष तक अकबर ने शासन किया और 1562 में हरम दल के प्रभाव की समाप्ति हुई। साथ में दास प्रथा का अंत हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी समय पर जोधा से भी इनका शादी हुई थी। ठीक है, जिसे हरकाबाई कहा जाता है इतिहास में। और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा की समाप्ति हुई। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं पॉइंट्स को। कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक बना लीजिए कि 1562 में इन्होंने किसे शादी की? हरकाबाई शादी की, और उसी के प्रभाव में आकर इन्होंने दास प्रथा को भी बंद करा दिया। जब दास प्रथा को बंद करा दिया तो कहा गया क्योंकि अब आप दास नहीं, आपके पास टाइम है, तो आप तीर्थ यात्रा करने जा सकते हैं। यानी अगले साल तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। ठीक है, और जब तीर्थ यात्रा कर आप समाप्त करोगे तो आपको जजिया कर भी समाप्त करना पड़ेगा। उसके बाद नई मनसबदारी व्यवस्था की जिन्होंने शुरुआत की 1567 ईस्वी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा
फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, यानी नंबर 1 की राजधानी बनाया। 1571 में 1 है ना, तो इसी से याद कर लीजिए, नंबर 1 की राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, इसकी स्थापना कर 1573 और 74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, 1574 में इन्होंने दास प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया था। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कराई। 1578 में जो इबादत खाना था, जो पहले केवल मुस्लिम धर्मानुयायियों के लिए खुला हुआ था, बाद में सभी धर्म के अनुयायियों के लिए खोल दिया गया। 1579 ईस्वी में दहसाला प्रणाली का प्रारंभ किया, मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा के बाद ही आप नए धर्म को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दहसाला प्रणाली की शुरुआत करी और महजर की घोषणा की। ठीक है, 1580 में साम्राज्य 12 सूबों में विभाजित हो गया और 1582 में दीन-ए-इलाही की घोषणा व टोडरमल प्लस शाह मंसूर द्वारा दहसाला प्रणाली लागू की गई। ठीक है, दहसाला प्रणाली क्या थी? एक तरह की राजस्व व्यवस्था थी, जिसे किसने चालू किया? टोडरमल ने। ठीक है, इसके लिए इन्हें इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की। 1584 में गुजरात विद्रोह दबाने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। ये बैराम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खाना, जो पूरी जिंदगी अकबर के संरक्षण में रहा। पुत्रवत इसके साथ व्यवहार किया गया और गुजरात विद्रोह को चूंकि दबाने में अब्दुल रहीम सफल हुए थे, इसी कारण अकबर के द्वारा उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप क्रम में याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। 1562 में ही हरकाबाई या जोधाबाई से इनका निकाह हुआ। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई। 64 में जजिया कर की समाप्ति हुई और 1567 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर नेक्स्ट आप क्या इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना हुई। 1578 में यानी 3 साल बाद ही इबादत खाने को सभी धर्म अनुयायियों के लिए खोल दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रख सकते हैं, 1582 में दीन-ए-इलाही की घोषणा की। साथ में टोडरमल प्लस शाह मंसूर द्वारा दहसाला प्रणाली लागू की गई। और क्या रख सकते हैं, 1583 में 1 साल बाद ही इलाही संवत की स्थापना की गई। ठीक है, और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है क्रम से लगाने को। आगे बात करते हैं, मुगल कालीन पुस्तकों का किन किन का अनुवाद हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। तो अगर पूछा जाए अनुवाद विभाग की स्थापना मुगल सल्तनत में किसके द्वारा कराई गई, तो उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। ठीक है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजनामा नाम से हुआ। तो ये पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा, रजनामा नाम से महाभारत का अनुवाद हुआ। अनुवाद किसने कराया? मुख्य रूप से बदायूनी और अब्दुल कादिर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। रामायण का अनुवाद 1589 ईस्वी में फारसी में किया अब्दुल कादिर बदायूनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक या तुजुक का फारसी में अनुवाद कराया गया जहान-ए-जाफरी के नाम से, जिसका किसने किया अनुवाद? मोहम्मद खान ने। अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर-ए-सुहेली नाम से किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें शिक्षा संबंधित कई सारी कहानियों का संकलन था पंचतंत्र में, जिसका अनवर-ए-सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मौलाना हुसैन फैज आते हैं। इन्होंने यार-ए-दानिश नाम से पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया। तो जो अलग अलग अनुवादक थे उन्होंने अलग अलग अपने अनुवाद को नाम भी दिया। कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने यार-ए-दानिश नाम से किया। क्लियर हो गया। राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद मौलाना शेरी के नाम से किया गया। गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। तो ये तो कई बार पूछा गया है। लीलावती जो कि मैथ्स की बुक थी, खासकर बीजगणित की किताब थी ये, इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? फैजी के द्वारा। ठीक है, भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। नल दमयंती का अनुवाद फैजी ने किया। सिंहासन 32 का अनुवाद फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया।
तुजो के बाबरी का अनुवाद अब्दुल रहीम कारखाना ने फारसी में किया। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। अरबी भाषा में लिखी गई भूगोल की पुस्तक मुजाम उल बुल्दान का फारसी में अनुवाद मुल्ला अहमद टट्वी और कासिम बेग शेख मुनव्वर ने किया। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुजो के बाबरी जरूर याद रखिएगा। अब्दुल रहीम कारखाना ने फारसी में किया, यह पहले अरबी में लिखी गई थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। फारसी संस्कृत कोश की रचना कृष्णदास ने की। ये पूछा जा सकता है, फारसी संस्कृत कोश की रचना किसके द्वारा की गई? कृष्णदास के द्वारा। दारा शिकोह ने भागवत गीता, योग वशिष्ठ तथा 50 अन्य उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया क्या? दारा शिकोह ने स्वयं इन सभी जितने भी उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद किया। अब कुछ मुगल कालीन सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला था जलाली। क्योंकि अकबर को जलालुद्दीन कहा जाता था, जलाल कहा जाता था, इसलिए उनके द्वारा जो सिक्का चलाया गया उसका नाम रहा जलाली। चांदी का वर्गाकार यानी चौकोर सिक्का था ये, जिसे अकबर ने चलाया था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, ठीक है, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जीतल तांबे का छोटा सिक्का था, यह दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। इसे फुलूस या पैसा कहा जाता था, ठीक है। निसार ये जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, तो इसकी उपाधि जहांगीर की नासिरुद्दीन थी, जैसे अकबर की जलालुद्दीन थी। तो अकबर के द्वारा जलाली चलाया गया और नसीरुद्दीन जहांगीर के द्वारा निसार चलाया गया, और ये निसार रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था, ठीक है। आना, दाम व रुपए के बीच आना नामक सिक्के का प्रचलन मुगल शासकों के द्वारा करवाया गया। तो याद रखिएगा। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी भी हो गई है। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ये रेगुलर इन सभी क्लासेस को अटेंड करिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसके नोट्स बनाते जाइए। जैसे परीक्षा आए आप उनको क्विक रिवीजन कर पाएंगे अगर आपके पास पहले से नोट्स बने रहेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।